अब ये मुझे बताइए कि जो मेरा प्रश्न फिर से मैं दोहरा दूं कि इतने अच्छे एकेडमिक करियर के बावजूद आपने प्रशासन में आना क्यों चुना? सर प्रशासन में आना सर मेरा शुरू से एक सपना रहा है, और सर मैं अपनी क्रिएटिविटी जारी रखने के लिए मैंने उच्च शिक्षा जारी रखा सर। JRF मेरा कंप्लीट हो गया सर, तो PhD भी कंप्लीट किया मैंने सर। अच्छा। और सर सर अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा हूँ सर, तो एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज तक ही सेवा दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रशासनिक सेवा में जाता हूँ सर, तो एक ब्लॉक और मंडल, एक जिला के सभी जितने भी कई विभागों को संभालने का मौका मिलेगा, जिसमें शिक्षा भी होगा सर। वहाँ भी अपनी अनुभव को और ज्ञान को बांटूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतनी लंबी पढ़ाई की, इतिहास की विशेषता हासिल की, और आपने विषय चयन में उसको अपने विषय को छोड़ दिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप LSW क्यों लिया आपने? सर 1955 में सर, जब BPSC में 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल हुआ करते थे सर, मैंने हिस्ट्री और LSW दोनों से मैंने दिया था सर। मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, दोनों का मैंने समान अध्ययन किया। लेकिन जब BPSC ने एक सिलेबस, एक ऑप्शनल का ऑप्शन दिया सर चुनने की, तो मुझे लगा सर मैं LSW में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और सर मेरा डिसीजन सर सही साबित हुआ, जो मैं आपके सामने हूँ सर। आपने द्वितीयक जो आपने चुना, जिसको गेस्ट के रूप में आप थे, आप उसी को होस्ट बना लिए, और आप जिसके आपके जो सब्जेक्ट थे उसी को आपने त्याग कर दिया। यानी आप लंबे समय तक किसी के साथ बने नहीं रह सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति क्या है? कहीं ये पलायनवाद की प्रवृत्ति तो नहीं है आपने? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। सर हर सब्जेक्ट का सर अपना एक ज्ञान का आधार होता है, और सर मैंने जो ज्ञान हिस्ट्री से हासिल की है, एक्सपीरियंस हिस्ट्री से हासिल की है, उसकी सर मुझे हमेशा प्रशासन में मदद मिलेगी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, LSW और इतिहास, इन दोनों में संबद्धता कहीं दिखाई पड़ती है आपको? जी सर। कहाँ दिखाई सर हम देखते हैं सर, प्रशासन के स्तर पर सर हम देखते हैं, और दूसरा सर ट्रेड यूनियन जहाँ पढ़ते हैं, श्रम संघ आंदोलन सर, हमारे इतिहास का भी एक अंग रहा है ट्रेड यूनियन सर, वहाँ भी देखने को मिलता है। कारखाना एक्ट हम देखते हैं सर, तो इतिहास में देखते हैं तो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा सबसे पहले कारखाना अधिनियम लाया गया था सर। तो कारखाना और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़कर सर हिस्सा लिया था सर। उसके लिए कई श्रमिक आंदोलन भी हुए थे सर। फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड तो कहीं न कहीं दोनों में फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड में किस श्रम संघ नेता ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई इस वक्त? सर लाला लाजपत राय ने सर। अच्छा, कौन सा श्रम संघ स्थापित किया था उन्होंने? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सर, एटक की स्थापना की थी। आज की तारीख में 4 महत्वपूर्ण श्रम संघ हैं, और श्रम संघ के साथ ये जुड़ा रहा कि उसके बाद कई राजनीतिक दल उसके साथ संबद्ध हो गए। तो आज की तारीख में जो 4 महत्वपूर्ण श्रम संघ हैं, उनके साथ जितनी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं, उनका नाम बता सकते हैं? यस सर, बताइए। सर हम एटक है सर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक है, HMS है, BMS है। तो ये सब BMS किससे जुड़ा हुआ है? सर BMS भारत मजदूर संघ सर, वो BJP से जुड़ा हुआ है सर। अच्छा, और ये कांग्रेस किसके साथ जुड़ा हुआ है? कांग्रेस सर एटक के साथ जुड़ा हुआ है सर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा, और इंटक किसके साथ जुड़ा हुआ है? सॉरी सर, हमको कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, बिहार के
अच्छा, आपका जो रिसर्च है, पीएचडी है, वो क्या विषय क्या था उसका टॉपिक? सर मेरे रिसर्च का टॉपिक था सर प्राचीन बिहार के प्राचीन एवं प्रमुख अभिलेखों का आर्थिक और सांस्कृतिक अध्ययन। अच्छा, तो आप जो है, मुझे सबसे पहले मैं उधर ही जाऊंगा आपके। आप पहले मुझे बिहार के 2 नवपाषाणिक स्थल का नाम बताइए तो। यस सर, बिहार के 9 पाषाणिक स्थल सर हम देखते हैं तो चेचर है, चिरांद है सर, 9 पाषाणिक 2 स्थल है। ये जो चिरांद है, अपने समकालीन जितने भी नवपाषाणिक स्थल है उसमें थोड़ी अधिक विशिष्टता दिखाई पड़ती है। अगर बुर्जहोम को देखें और उससे तुलना करें तो दोनों में डिफरेंस, साम्यता तो बहुत है लेकिन कुछ डिफरेंस भी दिखाई पड़ता। तो ये डिफरेंस क्या था सर? ब्रिजहोम में सर वहां पे गर्त आवास का साक्ष्य मिला है और मानव के साथ कुत्ता को कभी के दफनाने का साक्ष्य सर, कहीं न कहीं पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अगर हम चिरांद की बात करते हैं सर, यहाँ न्यूलिथिक टूल्स मिले हैं सर, हड्डी के बने उपकरण, औजार, हथियार मिले हैं चिरांद से सर। अच्छा, हड्डियों के औजार जितने चिरांद से मिले उतना कहीं नहीं मिला, किसी भी नवपाषाणिक स्थल से नहीं मिला। चेचर का आप बता सकते क्या सिग्निफिकेंस है? चेचर सर छपरा, अभी वर्तमान में छपरा के आसपास है सर चेचर। और सर यहाँ से भी सर कुछ न्यूलिथिक पोर्ट्री मिले हैं सर, मृण मूर्तियां मिली हैं सर यहाँ। मृण मूर्तियां जो होती हैं और जितने पॉटरी हैं, आप पॉटरी के आधार पर कालक्रम को बता सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में? पहले कौन सा पॉटरी था, उसके बाद कौन सा पॉटरी था, उसके बाद कौन सा पॉटरी था, इन सब को आप डिस्क्राइब करें। सर जी सर, पहले हम देखते हैं सर पीजीडब्ल्यू कल्चर है, फिर ओसीपीडब्ल्यू कल्चर है, एनपीडब्ल्यू फेज 1 है, एनपीडब्ल्यू फेज 2 है सर। अच्छा, ये पीजीडब्ल्यू कल्चर क्या है? दूसर सर, उसको हिंदी में सर दूसरित चित्रित धूसर विद्वान कहते हैं। चित्रित धूसर विद्वान। जी यस सर, चित्रित धूसर रंग होता है। हाँ। सर इसमें क्या होता है कि पोर्ट्री पे सर वो लाल और काले रंग की वो पेंटिंग की जाती थी। ये पीजीडब्ल्यू साइट्स के जो है वो उसका नाम कुछ बता सकते हैं जहाँ से ये सब मिले हैं? जी सर, पीजीडब्ल्यू साइट्स आप सर हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा वगैरह से मिले हैं सर पीजीडब्ल्यू कल्चर। अच्छा, ये आहार और गिलुंद, ये संस्कृति क्या है? जी सर, जी आहार और गिलुंद सर ये भी कैलकुलेटिक थर्ड, जो हम कैलकुलेटिक थर्ड है, वो थर्ड कल्चर का जो पार्ट होता है आहार और गिलुंद। आहार सर राजस्थान का क्षेत्र था सर। ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये किस काल का है? ये हड़प्पा के पहले का है या हड़प्पा के बाद का? नहीं सर, ये हड़प्पा के बाद का काल है सर। ये शहरी संस्कृति मिलती है कि ग्रामीण संस्कृति मिलती है? नहीं सर, यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति का है। यहाँ पे सब ग्रामीण संस्कृतियों के साक्ष्य हैं, शहरी संस्कृति नहीं। प्री इंडस का साइट्स बता सकते हैं कुछ? यस सर, प्री इंडस का साइट सर क्वेटा है, कुलिनाल है, आमरी है, पोथी कलिबंगा है, झुकर है, झांगर है। अच्छा, झुकर और झांगर का आपने नाम लिया। झुकर और झांगर संस्कृति की कुछ स्पेसिफिक विशेषता बताइए जो अन्य से भिन्न है। सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हड़प्पा का जो एज है वो क्या एज है? सर हड़प्पा के एज को सर हम 2700 से 1750 हम सर्वमान्य जो मत है सर 1750 बीसी, 2500 से 1750 बीसी है। चलिए हम मान लिया आपका बात। जी। और आर्यंस के आने का जो है वो क्या समय है?
सर आर्यंस के आने के समय सर वो 1500 BC सर लगभग। अब मुझे ये बताइए कि ये 250 साल का अंतर है और मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि बाह्य आक्रमण की वजह से, यानी आर्यों के आक्रमण की वजह से उन्होंने प्रतिस्थापित किया। कि 250 साल के गैप को आप किस प्रकार से देखते हैं? सर इस पर तो कोई सर्वमान्य मत नहीं है सर, कई विद्वानों का अलग मत है। कोई बाह्य आक्रमण करते हैं तो कोई आर्य का आक्रमण करते हैं, तो कोई बाढ़ विविधता, कोई जलवायु परिवर्तन। सर हम वो अगर उसके गैप को देखें सर, अगर तो सर गैप को देखें तो वो तो हमारी सभ्यता, तो किसी भी सभ्यता का सर मेरे अनुसार अचानक पतन नहीं होता है, वो क्रमिक ह्रास होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्रमिक ही ह्रास हुआ, अचानक नहीं सर। आर्य आए और एकाएक खत्म हो गई हमारी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय भी सरवाइव कर रही थी सर, उसके बहुत सारे लक्षण आगे भी देखने को मिलते हैं सर। यानी कहें कि आप कहना ये चाहते हैं कि नगरीय सभ्यता जो है वो विनष्ट हुई, ग्रामीण सभ्यता में वो तब्दील कर गई, आप यही कहना चाहते हैं? यस सर। तो ठीक है, आपका कहना भी सही है। इसमें गुरदीप सिंह की पैलियो बॉटनी थ्योरी है, पढ़ा आपने? ये पैलियो बॉटनी थ्योरी के तहत उन्होंने, गुरदीप सिंह ने क्या आधार बताया सिंधु घाटी सभ्यता की, नगरीय सभ्यता के विनाश के? सर उनका थ्योरी सर मैंने नहीं पढ़ा है सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आप जो अभिलेख मिले हैं अशोक के काल के, उसमें बिहार से जो अभिलेख मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बिहार में देखें सर तो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ से मिले हैं, लौरिया अरेराज रामपुरवा से मिले हैं। और उसके अलावा सर अगर केवल बिहार की बात करें सर, ऑल इंडिया लेवल, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए तो कि अगर आप सारनाथ के जो स्तंभ है उसको देखें और रामपुरवा के स्तंभ को देखें, इन दोनों के स्तंभों में बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई पड़ता? सर सारनाथ का स्तंभ में हम देखते हैं तो वहां पे जो पिलर है, जो भी एकासी पत्थर से बने हुए करते थे, उसके जो शीर्ष पर आकृति है वो 4 सिंहों की है सर, जो चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। जबकि हम अगर रामपुरवा को देखते हैं सर, तो रामपुरवा का जो पिलर है उस पर 1 सिंह का है, वो भी अभी खंडित अवस्था में है, जो खुदाई से मिला है, लेकिन उस पर 1 सिंह की है सर। अच्छा, दोनों में सिंह बहुत 4 सिंह दिखाई पड़ा, ये 4 सिंह का मतलब? 4 सिंह चारों दिशाओं। ठीक है, बोलिए, सही बोल रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होके बोलिए ना। चारों दिशाओं में उनकी कृति थी, इस बात का परिचय माना जाता। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, और रामपुरवा का क्या कुछ बता सकते हैं? कुछ रामपुरवा से और क्या मिला है स्पेसिफिक? रामपुरवा से सर एक और पिलर मिला है जिस पर शीर्ष पर कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही है, वो लेटी हुई अवस्था में मिला है सर। और रामपुरवा से और कुछ मिला है जो कि मौर्य सभ्यता में थोड़ा यूनिक पीस है, वो लोक जो कला है उसका नमूना है माना जाता है? मौर्य कला का सर तो वो तो एकासिक पत्थर के होते थे और जो उनकी पॉलिशदार चमक थी, तो इतनी बढ़िया सा तराशा गया था कि उसकी चमक आज भी बरकरार देखने को मिलती है। इसकी जो पॉलिशिंग है, इसकी तुलना जो प्लूटार्क है, मेगास्थनीज भी हैं, इन सबों ने किससे की है? सर जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद है उसकी भी तुलना की, और जो इस पर पेंटिंग है, जो पॉलिशिंग की गई है, उसकी भी तुलना की। जी सर, इसकी जो वो सीरिया के सर एक बतना, सूसा, एक बतना से तुलना की गई है। सूसा और एके बताना कहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, आप समझ गए। दूसरा और एक देखिए, रामपुरवा वाली जो है उसमें भी मैं बता दूं, रामपुरवा में आपने वो बताया नहीं, नटुआ बैल, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक फीचर है, नाचता हुआ बैल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो होता है। मुझे ये बताइए कि जो अशोक ने जो परंपरा डाली स्तंभों की और इस प्रकार से अभी अभिलेखों की जारी करने की, ये परंपरा कहाँ से सीखी उन्होंने? सर अगर हम मौर्यकालीन अशोक की कला का बात करें, मौर्य काल का, तो सर वो अपने आप में अद्वितीय था सर, क्योंकि उसके पहले भी उस तरह के कला का हम साक्ष्य नहीं देखने को नहीं मिलता है। सिंधु घाटी में है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसके लेखन कला को, तो वहां से कुछ नहीं मिलता है सर। इनका अद्वितीय इसलिए हम कहेंगे सर, किसी की नकल नहीं है, क्योंकि एकास्मक पत्थर पे है, गोलाकार स्तंभ बनाते हैं, उस पर उल्टा फलक कमल का होता है, उस पर पशु पक्षी के चिन्ह होते हैं। अशोक के पहले ही किसी शासक ने, विश्व के इतिहास में अगर आप देखें तो अशोक से पहले किसी शासक ने ये जारी करने की प्रथा शुरू की, और उनसे इनका संबंध रहा है। उनके दूत, उनके बाद के किसी दूत यहाँ आए हैं, तो वो कौन से शासक थे? जी सर, वो अब सर ईरानी सभ्यता से आप तुलना करने की बात करते हैं सर। ईरानी लोग अक्सर ईरानियों से तुलना करते हैं सर, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। ईरानियों के यहाँ हालांकि ठीक था सर कि वो गोलाकार स्तंभ बनाते थे, लेकिन वो खंडित अवस्था में होते थे उनके। और मौर्यों की विशेषता थी सर कि एकास्मक पत्थर, एक पत्थर को ही नीचे से लेकर और ऊपर तक वो तराश कर बनाया जाता था। दूसरी बात सर कि पशु पक्षी, हाँ, जितने अभिलेख जारी हुए हैं, इस अभिलेखों के जारी करने के उद्देश्य क्या थे? सर अभिलेखों को जारी करने का उद्देश्य सर कि राज्य शासनादेश थे, एक तरह से वो राज्य के शासनादेश, लोगों को जागरूकता करना, लोगों को जागरूक करने की भान थी, और एक तरह से नियम थे सर, आदेश थे, राज्य शासनादेश आदेश थे, इस लोगों को अवगत करने की बात। आप आज के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को आप कह सकते हैं, ये दोनों का सम्मिश्रण था, ठीक है। ये ईरान का शासक दाराबाहु प्रथम, उसने ये परंपरा शुरू की थी। ये अभिलेख को के माध्यम से कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की परंपरा उसने ही शुरू की थी। तो वो सेल्यूकस के माध्यम से वो चीज़ें यहाँ पहुँची थी, और तब हम लोगों ने उससे सीखा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ये एक चीज़ मुझे बताइए कि प्रजा मेरी संतान है, ये किस अभिलेख में लिखा है? जी, अशोक अपने दूसरे सेपरेट मेजर अभिलेख में वर्णन करता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान। दूसरे में करते हैं कि प्रथम में करते हैं? नहीं सर, दूसरे में करते हैं। प्रथम में क्या करते हैं? प्रथम में सर वो समाज वगैरह पे प्रतिबंध लगाते हैं, और जीव जंतुओं की देखभाल के लिए भी अस्पताल वगैरह की बात करते हैं। अशोक के नाम का उल्लेख किसी में नहीं मिलता, सिर्फ 2 ही अभिलेखों से पता चलता है कि ये व्यक्ति अशोक था। तो ये जरा हमको क्लियरिफिकेशन करिए, तो इसके संबंध में क्या बात है? सर वो तो भब्रू बैराट में भी है, भब्रू बैराट में अभिलेख में जो उसका लघु लेख है, उसमें अशोकस्य नाम। नहीं, भाबरू में तो अभिलेख में तो बेटा मगध की चर्चा, और जी 2 अभिलेख मगध सम्राट, मगध लागधे राजे, हाँ जी। लेकिन 2 ऐसे अभिलेख थे, और उसी से पता चलता है कि ये जितने अभिलेख हो, सभी अभिलेखों में अशोक के नाम नहीं है। क्या नाम है उसमें? देवनाम प्रिय करके है, और सर अगर मस्की गुर्जरा नेतुट सनाटी उद्गोलन, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें सर अशोक नाम से है सर। गुड। उसमें जो अभिलेख थे वो देवानाम पियदसी थे, और इन नामों में जी सर अशोका नाम, देवानाम, पियदशी मिलता है, ठीक है, सही है।
अशोक के धम्म की जो नीति है ये क्या थी? सर अशोक की धर्म की नीति तो कह सकते हैं कि वो सर वो कई धर्मों का सार था, निचोड़ था सर। वो धर्म उसका धर्म नहीं था सर, उसमें नैतिक, सामाजिक और धार्मिक जो सद्भाव की, सहिष्णुता की जो बातें होनी चाहिए सबके लिए, वो समभाव, सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है सर। अच्छा, अब मैं थोड़े LSW पे आता हूँ। ये मुझे बताइए कि अभिसमय और सिफारिश, ये दोनों का भारत के संदर्भ में क्या इतिहास, अब तक का इतिहास बताइए। सर पहले सर अभिसमय और सिफारिश के बारे में थोड़ा बता दूं सर। अभिसमय सर ILO द्वारा पारित एक दिशा निर्देश होता है जिसमें उसके जितने भी सदस्य हैं सबको हूबहू अपने यहाँ उसको लागू करना पड़ता है सर, संसद द्वारा पारित करके। और सिफारिश में ऐसी अनिवार्यता नहीं है सर, वो ऐच्छिक स्वरूप का होता है, वो बाध्यता नहीं होती है सर, लागू कर भी सकते हैं और वो अपने उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। अभी तक सर अभी समय 189 अभी समय 2011 तक का आंकड़ा सर मेरे पास है, तो 189 अभी समय अभी तक ILO ने जारी कर रखा है। और सिफारिश की बात करें सर 202, मतलब 2011 तक का डाटा सर मेरा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें सर तो भारत ने 2 अभी समय के छोड़कर लगभग सभी को उन्होंने फॉलो किया है ILO के दिशा निर्देश। अच्छा, ये आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे, पहले पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था जरा बता सकते हैं? यस सर, पटना विश्वविद्यालय सर 1917 में स्थापित हुई सर। अब ये बताओ कि पटना विश्वविद्यालय का जो मेन बिल्डिंग है वो किस शैली में बना हुआ है, और व्हीलर सिलेट हॉल ये दोनों किस शैली का बना हुआ है? सर एक डच शैली का बना हुआ है। शैली का नाम बताइए। डच शैली, डच तो आए, डच की शैली को क्या कहते हैं? इसको सर गोथिक या कुछ ऐसे है सर, ज्यादा गोथिक शैली कहते हैं, गोथिक शैली कहते हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, आप जानते हुए कॉन्फिडेंट नहीं रहते। जी सर। अच्छा ठीक है, गुड। गोथिक शैली। आता ये मुझे बताओ कि ये जो बिल्डिंग्स है ये क्या है? सर उनके व्यापारिक सेंटर थे, डचों के व्यापारिक सेंटर थे, यही से वो सोना और नमक वगैरह का सर वो करते थे कारोबार। लेकिन मैं तो पढ़ा था उसमें लिखा था कि ये फैक्ट्री थी। नहीं सर, व्यापारिक केंद्र थी। नहीं, सब जगह तो मैं फैक्ट्री पढ़ता हूँ। देखिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, मुसलीपट्टनम में स्थापित की, पटना में भी स्थापित की, वो गुलजार बाग में स्थापित की। तो ये फैक्ट्री थी कि क्या? आप बोल रहे हो कि व्यापारिक गोदाम था, हम पढ़े हैं फैक्ट्री था। सर मैंने गोदाम नहीं बोला सर, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि 1608 में सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित की गई, 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई, तो ये फैक्ट्री किस चीज की फैक्ट्री हुआ करती थी? नहीं सर, वो फैक्ट्री नहीं थी सर, वो व्यापारिक केंद्र था। वो व्यापार करने का उनका एक स्थान था, वहां से वो डील करते थे। अच्छा, वो व्यापारिक केंद्र था, उसी को लोग फैक्ट्री कहते थे। अच्छा, उसे फैक्ट्री को यही कहते थे। यही मेरे कंफ्यूजन में जानना चाहता था। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात। पेपर पढ़ते हैं? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? हिंदुस्तान सर। उसके मुख्य संपादक कौन है? श्री शशि शेखर जी है सर। कल के संपादकीय में क्या छपा था? आज का पेपर पढ़ा आपने? जी जी, आज का पेपर पढ़ा है सर। आज के पेपर में आपने मुख्य 3 समाचार बताइए कि आज के पेपर में क्या उल्लेखनीय 3 समाचार? जी, आज के पेपर का मुख्य समाचार सर, माननीय नीतीश कुमार जी ने कल जदयू का जो अपना वर्चुअल मीटिंग था
उन्होंने संबोधित किया है और उसमें बहुत सारी अपने रीजन में बहुत सारी उपलब्धियों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इसलिए सर एक और बहुत बड़ी उन्होंने जो उपलब्धियां बताई, 5 उपलब्धियों की चर्चा कीजिए बिहार सरकार की जो उन्होंने गिनाई। सर कि अगर कहें सर, एक तो आधारभूत संरचना ठीक की है, 7 निश्चय, महिला सशक्तिकरण, कृषि रोड मैप एंड जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए सर। चलिए वो तो महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यक्ति है, अभी तो वो उन्होंने बात गिनाई। आपको क्या लगता है इन 5 में से उन्होंने क्या सबसे महत्वपूर्ण किया जिससे आप उनको कहेंगे कि ये इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया? सर अगर हम इनको कहें तो सबसे बेहतर अगर काम हमको लगा सर, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ही नया एक मिसाल कायम की है सर। तो इन्होंने जो काम किया तो आप लोग के अधिकारों पर तो कुठाराघात किया उन्होंने, आपके अधिकारों से छीन करके उन्होंने दे दिया। आप उनको उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप किस रूप में इसको अच्छे रूप में लिया आपने? नहीं सर, बिल्कुल मैंने अच्छे रूप में ही लिया सर कि सर महिला का भी आधी आबादी कहा जाता है सर, उसका भी आधा अधिकार है। और सर जब एक महिला शिक्षित होती है और आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो वो कई जनरेशन को मजबूत करती है, शिक्षित करती है या वो संस्कारिक बनाती है सर। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ भी लाभान्वित होगी, हर परिवार की बहन बेटी लाभान्वित हो रही है सर। नो डाउट ये बहुत सही बात है, आप महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए, महिला, मैं हमेशा महिलाओं से पूछता हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि महिला का आपने समर्थन किया, तो महिला विकास, महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों में क्या डिफरेंस है और बिहार सरकार की एक एक योजना बताइए। यस सर, अगर महिला कल्याण की बात करें सर तो महिला की समस्याओं का समाधान करना महिला कल्याण कहलाता है सर। और महिला विकास की बात करें सर तो उसकी समस्याओं का समाधान करते हुए उसको आर्थिक और शैक्षणिक रूप से हम उसको मजबूत बनाते हैं, वो उसकी विकास की और भी उसके पहलू को हम विकास करते हैं। और सशक्तिकरण सर ये तो है ही सर, महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई तरह के अधिकारों से हम उसको सुसज्जित करते हैं कि वह स्वयं निर्णय ले सके अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, यह निर्णय क्षमता उसके अंदर आती है सर। उसको तो महिला सशक्तिकरण कहते हैं। योजना बताओ तीनों की, कौन कौन सी योजना है? सर महिला कल्याण की बात करें सर तो महिला कल्याण के लिए सर अगर देखें तो सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है सर, बालिका पोशाक योजना है, बालिका साइकिल योजना है। और महिला विकास की बात करें सर तो महिला विकास के लिए भी सर महिला विकास के लिए सर हम कह सकते हैं, हाँ सर, आरक्षण 7 निश्चय के तहत आरक्षित अधिकार, महिलाओं का अधिकार एंड आर्थिक हल, युवाओं का बल, इसके तहत सर 35% 36 आरक्षण मिला है सर, इनसे उनका विकास होगा। पंचायती राज में आरक्षण है 50%, पंचायत शिक्षकों में 50% आरक्षण है, 35% महिला पुलिस की बहाली है सर। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत महिला भी 4 लाख तक अपना आगे की शिक्षा के लिए लोन ले सकती हैं सर। और महिला सशक्तिकरण बताइए। जी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी सर हम उनको आर्थिक और सामाजिक और पॉलिटिकली ये तीनों क्षेत्र में वो सशक्त हुई है, इसके लिए तीनों क्षेत्रों में काम किया गया है। सर सामाजिक क्षेत्र में काम देखें सर तो सर वो शराबबंदी हुई है, कहीं ना कहीं फायदा हुई है, घरेलू हिंसा अधिनियम आया है सर, कन्या बहुत दहेज प्रथा पर बंद किया गया है, महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण दिया को वहाँ अपने रूप से राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी। तो अच्छा, ये सब अधिकार दिए गए। आपने महिला हिंसा की, घरेलू हिंसा की बात की, जरा घरेलू हिंसा होता क्या डिफाइन करिए तो। जी सर, घरेलू हिंसा का तात्पर्य सर कि परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे वो पति हो या सास ससुर हो या कोई भी सदस्य हो सर, उनके द्वारा अगर वो प्रताड़ित की जाती है या कमेंटबाजी या शब्द या गाली गलौज, मारपीट,
किसी तरह की अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता है सर, तो उसको हम घरेलू हिंसा का ही नाम देते हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में ये घरेलू हिंसा के केसेस में वृद्धि हुई है, इसके क्या कारण देखते हैं आप? हाँ सर, ये तो थोड़ी सी इसमें वृद्धि देखने को मिली है लॉकडाउन काल में, क्योंकि पहले जहां तक हम देखते थे सर कि जब वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग या कोई एक वर्किंग हुआ करते थे तो दोनों साथ गुजारने में 6 से 8 घंटे या 10 घंटे समय मिलते थे। लेकिन लॉकडाउन में, संपूर्ण लॉकडाउन में सर पूरी तरह वो घर में ही सबको रहना था, तो नो डाउट सर इसमें वाद विवाद के मामले कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले अगर 8 घंटे में 1 दफा 2 दफा अगर झगड़े होते थे तो इसमें 3-4 दफे भी हो सकते हैं। तो सर वो तो खैर एक आपसी होता है, उस जीवन का एक अंग है। इसका मतलब है कि देखिए, महिलाएं तो घर में पहले से ही 24 घंटे रह रही हैं, या फिर कोई वर्किंग भी है, वो भी है, मान लिए चलिए, तो थी। अब पुरुष जो है उनको रहना पड़ गया ज़्यादा घर के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि ये पुरुष अहम की ही टकराहट है, यानी इसके रिस्पॉन्सिबल पुरुष ही है? सर हम किसी एक को हम पूरी तरह जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं सर। कोई भी कदम या गलती या किसी घटना होती है तो दोनों जिम्मेदार होते हैं, तो किसी एक को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा सर। अच्छा सर, एक और जुड़ गए हैं सर, जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, ये भी बिहार प्रशासनिक सेवा में है, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। सर पूछा जाए। जी, मेरा सवाल है आपसे कि जी आप मुझे पहले तो ये आप बात बताएं कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की कितनी प्रतिशत है और कौन सी योजनाएं अभी चल रही है? सर बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर जाति जी नहीं जनजाति। बिहार में अनुसूचित जनजाति की 1.3% है सर आबादी, और इसके लिए दशरथ माझी कौशल कार्यक्रम भी चल रहा है सर। कौन कौन से जिलों में है और कौन कौन सी जनजाति है, उसका नाम बताएंगे आप? यस सर। सर अगर बिहार में जनजाति को देखें सर तो मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, गया, जमुई, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः सर यहाँ संथाल, गोंड, थारू, बुराव, ये सब की जनजातियां पाई जाती है सर। अगर थारू की बात करें सर तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और संथाल वगैरह सर कि उधर सर जितने भागलपुर और कटिहार साइड में पाई जाती है, गोंड भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि रेल और सड़क, इन दोनों में जो है परिवहन की कौन सी साधन जो है मतलब कि सबसे कम उपलब्धता में है और सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है? सर सर्वांगीण विकास के लिए तो दोनों जरूरी है सर, सड़क भी और रेल एहतियात भी। तो सड़क ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि सड़क एक बड़े शहर से छोटे शहर को, छोटे शहर को गांव को जोड़ती है सर, और गांव को भी छोटे टोला मोहल्ला से भी जोड़ती है सर। तो इससे कनेक्टिव जो पीपल होता है वो ज्यादा मात्रा में लाभान्वित होता है। हालांकि सर रेलवे से भी किफायती दर पर हमको एहतियात का फायदा मिलता है, लेकिन सड़क से ज्यादा लोग कवर किए जाते हैं और ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। तो कोरोना के लिए कौन कौन सी जांच अभी चल रही है? सर कोरोना के लिए अभी मुख्यतः 4-5 प्रकार के जांच चल रही है सर। एक तो RT-PCR है सर, एक सर ट्रूनेट है, एक एंटीजन टेस्ट है, और एंटीबॉडी भी टेस्ट है सर। अच्छा, क्या है ये RT-PCR टेस्ट है क्या ये? सर RT-PCR टेस्ट रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन है, इसका फुल फॉर्म हुआ सर। इसके तहत जो
once more, sir. गलत बता रहे हैं, ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी सर। अजीब बताया, इस पर क्या किया जाता है? सर इस पे सर गले से या फिर नाक से एक सैंपल लिया जाता है और उसका सर उसमें प्रोटीन की जांच होती है सर, आई थिंक, जहां तक मेरी जानकारी है। कौन सी जांच? सर ब्लड में सॉरी सर, इसको ब्लड में प्रोटीन की मात्रा। अच्छा, कोई बात नहीं। भागलपुर में कौन सी सिल्क की वैरायटी पाई जाती है? सर भागलपुर में मलबरी सिल्क पाई जाती है सर। तसर फिर कहाँ पाई जाती है? जी, तसर भी वहाँ पाया जाता है। तसर के लिए तो फेमस है सर, सॉरी सर, तसर के लिए भागलपुर ज्यादा फेमस है। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये, और ये डॉल्फिन क्या है ये? सर डॉल्फिन एक जलीय जीव है जो गंगा नदी में अधिकतर पाई जाती है सर। वो शाकाहारी जीव है और सर इसका डॉल्फिन सेंटर हमारे पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है सर। फिर भागलपुर में क्या है? भागलपुर में सर दूसरा केंद्र विक्रम रिसर्च सेंटर, सर वो दूसरा केंद्र खोला गया, लेकिन सबसे पहले पटना में खोला गया सर, पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये डॉल्फिन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सर राजेंद्र सिंह सर। सर सिंह या सिन्हा? मॉर्निंग सर। राजेंद्र सिन्हा सर। हाँ, यस सर। सर पटना कॉलेज के प्रोफेसर है। यस सर। सॉरी, साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज के। यस जी सर। हेलो। और एक सर से संपर्क रहता, टूट गया। हाँ सर, आ गया, चलिए। सर मॉर्निंग सर। हाँ सर मॉर्निंग सर। जी सर। सर अच्छा, लगता है उनका ऑफिसर के है ना, तो फिर फोन आ गया होगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, चलिए मुझे ये बताइए कि एक और रिसर्च सेंटर जो है वो खुला है हाल ही फिलहाल में, वो किस जानवर के लिए और कहाँ खुला है? सर तो एक तो सर गंडा प्रजनन केंद्र भी सर पटना संजय गांधी राज्य जैविक उद्यान में भी खोला गया है सर। चलिए, गुड। मैं आपका समाप्त करता हूँ। कृपा शंकर जी, आप समय भी समाप्त